हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, ये जो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, दुनिया देश भर में जो एनडीए के नेता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो जश्न मना रहे हैं और विश्व के अलग अलग हिस्सों से राजनेताओं की बधाई संदेश भी आ रहे हैं। एक मजबूत, एक बेहतर लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री का एक पद पर बने रहकर के रिकॉर्ड स्थापित कर देना क्या विश्व की तरफ भी एक बेहतर संकेत देता है? देखिए, ये इस नाते पहले भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये इस नाते ऐतिहासिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है जी कि सामान्यतः माना जाता था कि इस देश में कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी की हैसियत 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल सरकार चलाने की नहीं हो सकती है। और ऐसी घटनाएं भी हुई। पहली बार जब 1977 में पहली बार इंदिरा गांधी के शासन के विरुद्ध आपातकाल में विद्रोह हुआ और जनता पार्टी की सरकार आई, 2.5 साल में चली गई। उसके बाद दोबारा जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, 11 महीने में चली गई। जबकि उसी बीच नरसिंह राव की सरकार, अल्पमत की सरकार थी 232, उसने 5 साल पूरा किया। अटल जी की सरकार 13 दिन में पहले चली गई। दूसरी सरकार चली गई और मनमोहन, दूसरी सरकार 1 साल में चली गई। मनमोहन सिंह 145 सांसदों पर उन्होंने 5 साल चला लिया, फिर 206 पर 10 साल कर लिए। तो इस नाते पहली बार यह हुआ है। पहले तो एक व्यक्ति के नेतृत्व में लगातार 2 बहुमत मिलना और तीसरी बात गठबंधन को बहुमत मिलना और नेहरू जी के द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड पार करना, ये तो भारत में अकल्पनीय था। अब कांग्रेस इसको अस्वीकार करती है तो वो कांग्रेस कर रही है, लेकिन इसको दूसरे रूप में देखने की आवश्यकता है कि क्या यह केवल दिन गिनने का है या ये उपलब्धि भारत को भी एक नई दिशा में ले जाकर और वहां स्थापित करने का है, जहां भारत का जन जन एक नई पहचान के साथ खड़ा है और उसके अंदर एक उम्मीद बनी है कि हम दुनिया की महाशक्ति हो सकते हैं। ये 2 परिप्रेक्ष्य है। लेकिन 2 पैरामीटर हैं सर, जो जिन दोनों पैरामीटर का जिक्र आपने भी किया। एक पैरामीटर है कि भाई लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड होना अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण है, या महत्वपूर्ण यह है कि जनता ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया, तो क्यों दिखाया, वो वजहें क्या हैं? देखिए, इसके तो हम आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन आज 2 बातों पर भी ध्यान रखने की जरूरत है कि नेहरू जी को तो चलो विरासत में सत्ता मिली थी, इसमें तो कहीं कांग्रेस का संघर्ष था। कांग्रेस एक संपूर्ण देश के सारे विचारधाराओं का मंच था स्वतंत्रता के आंदोलन में। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उसमें जो लोग थे उनके देश में लोकप्रियता थी और उसके आधार पर आजादी के पहले वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। जाहिर है आने के बाद उन्हीं को बनना था होने के बाद। तो ये चुनौतियां, उस समय की चुनौतियां अलग थी। देखिए, नेहरू जी के कार्यकाल में और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये तुलना करना पड़ेगी। उस समय नेहरू जी को इतने क्षेत्रीय दलों का, विपक्ष का, किसी शक्तिशाली का और लोगों के अंदर इतनी महत्वाकांक्षाओं का, विविधताओं भरे देश में इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जहां क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हैं और चुनौती दे रही हैं। उसमें अगर किसी व्यक्ति को इस रूप में बहुमत मिल रहा है और आगे सारे राज्यों में लगातार वो चुनाव जीत रही है, तो अभूतपूर्व घटना है। और ये इसलिए घटित हो रही है कि लोगों के अंदर, जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लीजिए, पश्चिम बंगाल और जो ये असम का चुनाव है, 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अगर अपार बहुमत पा रही है, तो देश का जनमानस व्यापक रूप से बदल गया है। नहीं, इसमें सर देखिए, इसमें लोगों को आपत्ति आपके इस कथन से हो सकती है कि 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के बावजूद बीजेपी वहां पर जीती। अगर किसी भी डेमोक्रेसी में अगर कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर कोई व्यक्ति पहुंचता है, तो उसके लिए धर्म, जाति, संप्रदाय, ये चीजें नगण्य हो जाती हैं। उसके लिए हर जनमानस एक समान है। तो ये बाइफर्केशन हम ना करें तो बेहतर रहेगा सर। वो भी अगर जो लोकल कोई चुनाव होते हैं, चुनावी एनालिसिस, कौन किधर वोट जा रहा है, किसी का किधर इंटरेस्ट है, ये वो सब हो सकता है, लेकिन पद के संदर्भ में ये बाइफर्केशन करना मुझे लगता नहीं सर ये न्याय संगत होगा। नहीं, सरकार की नीतियों में सबके साथ समान व्यवहार होता है। राजनीति में वोट का पैटर्न वैसे स्थापित नहीं होता है।